हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। बच्चों इस वीडियो में हम लगभग 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोनों चैप्टर्स के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों कुछ क्वेश्चन हमने पहले आपको करा रखे हैं चैप्टर वाइज वीडियोज में, और कुछ बचे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेटेड क्वेश्चन हम इन वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में 3 और 6 चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। इसकी अगली वीडियो में आपका 7 और 8 होगा, उसकी अगली वीडियो में 12 और 15 चैप्टर रहेगा। बच्चों इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को समझिए, जज करिए और अपने एग्जाम में 40 आउट ऑफ 40 लेकर आइए। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, आपको पुरानी वाली जो वीडियोस है उनकी प्लेलिस्ट देखनी चाहिए और इन वीडियोस को भी कंप्लीटली वॉच करना चाहिए। देखिए थोड़ा सा स्पीड में करने के प्रयास करेंगे जिससे कि आप एग्जाम टाइम में यही अप्रोच फॉलो कर सकें। आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, अति उत्तम। अगर नहीं पढ़ी है तो भी आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इन क्वेश्चंस को आप इनको समझिए, अपनी समझ बेहतर करिए, जिससे कि एग्जाम टाइम में आप ऑप्शंस की हेल्प से आंसर को टिक कर सकें। देखिए समझिए, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। बच्चों कंसिस्टेंट वर्ड आया है, तो कंसिस्टेंट मतलब होता है सॉल्यूशंस का निकलना, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना। तो दो केसेस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट होते हैं, जब जब या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या कोइंसिडेंट सॉल्यूशन हो, कोइंसिडेंट लाइन हो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो। तो यूनिक सॉल्यूशन में इंटरसेक्ट करती है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में कोइंसिडेंट होती है। तो इसलिए अगर कंसिस्टेंट है तो आपका इंटरसेक्ट भी होगा और कोइंसिडेंट भी होगा, ठीक है ना। अगर आपका इनकंसिस्टेंट होता तो पैरेलल हो जाता। अगला देखिए, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आपने पढ़ी हुई है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल आता है। तो यहाँ देखिए a की वैल्यू क्या है k और a2 की वैल्यू क्या है 6, नॉट इक्वल b1 की वैल्यू क्या है -1 और b2 की वैल्यू क्या है -2। तो अब k अपॉन 6 इज नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, तो 6 इधर चला जाएगा, तो 6 अपॉन 2, तो k की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 3। व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन। इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होगा। देखो क्या करोगे, सॉल्व करोगे, कर दो सॉल्व। लेकिन इनका न तो x का कॉफिशिएंट सेम है, न y का कॉफिशिएंट सेम है। तो आप ऐसा करो, इनको पहले आप ना कॉफिशिएंट सेम कर लो। जैसे यहाँ y का कॉफिशिएंट a है और यहाँ y का कॉफिशिएंट b है, तो आप इस इक्वेशन को तो b से मल्टीप्लाई कर लो और इस इक्वेशन को आप a से मल्टीप्लाई कर लो। या फिर दूसरे तरीके से करना चाहोगे, बताओ। अगर दूसरे तरीके से करना है तो ऑप्शन से ट्राई करना पड़ेगा। x की वैल्यू यहाँ 1 रखनी पड़ेगी, y की वैल्यू यहाँ 2 रखनी पड़ेगी। ऐसे करना चाहते हो, बताओ। ऐसा करो, सब चीज छोड़ो, मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा पहले थोड़ा सा सरफेस बना लेता हूँ। देखो आपने क्या करना है, आप सब चीज छोड़िए, आप मेरी बात समझिए। एक बात बताओ, आप एक इक्वेशन उठा लो बी एक्स माइनस ए वाई बराबर ए प्लस बी, और आप दूसरी इक्वेशन भी उठा लो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी। अब एक बात बताओ, अगर ये सॉल्यूशन होगा तो इसकी वैल्यू आप यहां पुट कर दोगे और लेफ्ट राइट के बराबर होना चाहिए। मेरी बात समझना, जैसे आपने x की वैल्यू 1 रखी तो ये क्या हो गया b, और y की वैल्यू आपने 2 रखी तो y की वैल्यू हो गई 2। तो y की वैल्यू आपने 2 और a तो आपके साथ ही है। देखो x की वैल्यू 1 रखी तो b हो गया और y की वैल्यू 2 रखोगे तो 2a। अब ये बताओ क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है बराबर, तो ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। अब आपने x की वैल्यू उठाकर यहाँ 2 रखी, तो जब यहाँ x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2b हो जाएगा, और y की वैल्यू अगर आप -1 रखोगे तो +a। तो क्या ये बराबर है, अभी भी ये बराबर नहीं है। तीसरा ऑप्शन उठाइए, x की वैल्यू अगर आप यहाँ -2 रखोगे तो भी ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये -2b हो जाएगा और -2b और यहाँ प्लस का b है, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब x की वैल्यू आप 1 रखो, देखो यहाँ x की वैल्यू 1 रखोगे तो b। अब y की वैल्यू -1 रखो, जब y की वैल्यू -1 रखोगे तो +a। तो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही है। सॉल्यूशन निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट करो ना। अगला देखिए, आशा हैज ओनली ₹1 ₹2 कॉइन। एक आशा है जिनके पास ₹1 और ₹2 की कॉइन है। बोल रहे हैं विद हर इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट सी हैज 50, उनके पास टोटल सिक्के कितने हैं 50, एंड द अमाउंट ऑफ मनी विद हर, और उन 50 सिक्कों की कीमत कितनी है 75 रुपीज। अब हमें बताना है कि ₹1 के और ₹2 के सिक्के उनके पास कितने हैं। देखो या तो इक्वेशन बना के करो या आप ऑप्शन से जस्ट करना सीखो। देखो
अगर 35 रुपए के एक सिक्के हैं तो वैल्यू कितनी हो गई 35। अगर 15 सिक्के 2-2 रुपए के हैं तो 15 दूनी 30, 30 और 35 65, 65, लेकिन वैल्यू कितनी है 75। ये ऑप्शन गलत है। दूसरा देखो, अगर 1-1 रुपए के 15 सिक्के हैं, 15 रुपए हो गए, 35 सिक्के ऐसे हैं जो 2-2 रुपए के हैं, तो 35 दूनी 70 और 15 85, लेकिन 75 है, ये भी ऑप्शन चला गया। 35 सिक्के 1-1 रुपए के हैं 35, और 20 2-2 रुपए, 20 दूनी 40, और 40 और 35 आपका क्या हो जाएगा 40 50 60, 40 और 30 70 75। ये आपका ऑप्शन जो है पूरा कंप्लीटली तरीके से सही हो जाएगा। देखें एक बार, 35 एकम 35 और 20 दूनी 40, 40 और 30 70 75। ये ऑप्शन अगले से और चेक कर लेते हैं। देखो 25 और 25 दूनी 50, 50 60 70 75, इससे भी सेटिस्फाई कर रहा है। सी भी ऑप्शन और डी भी ऑप्शन, ऐसा तो नहीं होगा कि दो ऑप्शन आ जाए। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये 20 और 35 इन दोनों को प्लस करोगे तो 55 कॉइन बन गए ना, लेकिन हमारे पास 55 कॉइन तो है ही नहीं। हमारे पास कितने कॉइन है, हमारे पास तो 50 कॉइन है, तो इसलिए सी ऑप्शन नहीं होगा। आपका ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा। चेक कर लेना, क्योंकि 25 और 25 टोटल कितने 50 कॉइन है, लेकिन यहाँ तो 55 कॉइन आ रहे थे। अब देखिए, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। आपने क्वेश्चन डिफरेंट मिलने वाले हैं और बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, द ग्राफ ऑफ x बराबर -2। तो आपको 9th क्लास में ये वाली बात बता दी जाती है कि अगर x बराबर समथिंग है तो वो y के पैरेलल होता है, तो y बराबर समथिंग है वो x के पैरेलल होता है। तो x बराबर -2 किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, मुझे आंसर देना है आपको। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होती है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होती है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूं, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस तो बतानी है आपको, ये बताना है कि y बराबर 4x जो है, ये लाइन x एक्सिस को टच करेगी या y एक्सिस को टच करेगी या ओरिजिन से पास करेगी, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल टेकन टुगेदर आर कॉल्ड। ध्यान रखना है, अगर दो इक्वेशन आप ले रहे हैं और दो वेरिएबल में ले रहे हैं तो वो दोनों इक्वेशंस का कॉम्बिनेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन कहा जाता है। अगर यहाँ टू की जगह वन लिखा होता, वन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कही जाती है, बट इफ वी टॉकिंग अबाउट द टू वी टेक द साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है ना। अगला देखिए, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। एक ऐसा नंबर है जिसकी डिजिट्स का सम 8 है। तो चेक करें, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 6 और 4 10। तो ये दोनों तो होंगे नहीं, पहले ही कट गए। बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, जो नंबर बनते हैं एंड दैट फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18। ओके, आपसे कह रहे हैं कि जो नंबर बनता है डिजिट्स को रिवर्स करके, और जो पहला नंबर है, जैसे जैसे आपका 21 है और 12 है, तो अब ये डिजिट्स को रिवर्स करके बनाना। ऐसे बोल रहे हैं कि दो नंबर हैं जो डिजिट्स को एक्सचेंज करके बनते हैं, उनका बीच का डिफरेंस जो है वो 18 आता है। मतलब 44, और जिनको डिजिट्स को आगे पीछे करोगे तो भी 44, यहाँ तो 0 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए होगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 53 है, इसका रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा 35, घटा दो 13 में से 5 गए तो 8, 4 में से 3 गए तो 1, तो ए ऑप्शन सही है। वैसे नहीं करना कि लेट एक्स एंड वाई अंदर यूनिट डिजिट, ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट करो ना, एमसीक्यू क्वेश्चन है। अगला देखो, इन ट्रायंगल एबीसी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऑप्शनल एक्सरसाइज 3.7 एक्सरसाइज का है, गलत मत करना। एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन ट्रायंगल एबीसी, अगर सी थ्राइस ऑफ बी के बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी, ऐसा करते हैं, ऑप्शन से देखते हैं। देखो आपने ए बी सी मान लीजिए, आपसे कह रहे हैं कि एक जो है वो सी है, तो देखो सी सबसे बड़ा होगा, ये बात तो है, क्योंकि बी में 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है और वो उन दोनों के सम के बराबर का 2 है। तो आपने जैसे आपने देखा कि आपने ए की वैल्यू 20 ले ली, तो देखो 20, अब 20 और बी की ले ली आपने 40। अब आपसे बोल रहा है कि 20 ले ली आपने और ये 40 ले ली, तो 20 और 40 दोनों को प्लस करोगे कितना हो जाएगा 60, 60 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 120, तो सी 120 आएगा, बिल्कुल बात सही है। और बी में अगर आप 40 का मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 40 का 3 में करोगे तो 120 बन जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और तीनों का सम 180 भी है, ये भी सही है। लेकिन अगर आप इधर देखोगे
तो देखो 30 और 60 आपने प्लस किया 90, 90 का 2 से करोगे 180, तो सी 180 थोड़ी नहीं होगा। अब देखो 45 45 90 बिल्कुल नहीं, वो भी नहीं होगा, तो इसलिए ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना। बिना कैलकुलेशन किए ऑप्शंस की हेल्प से कैसे हम लोग आंसर को अप्रोच करते हैं ये आपको सीखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस kx plus 3y minus 3 and this has infinite many solution। तो बच्चों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2 होती है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ a1 की वैल्यू k है, तो देखो k अपॉन 12, y का कोफिशिएंट 3, यहाँ k और यहाँ -3 और यहाँ -k। अब इनको सॉल्व कर दो, देखो k इंटू के स्क्वायर और 12 तिया 36, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी +-6, तो यहाँ 6 ऑप्शन है, आंसर सही आ गया, ठीक है ना। द पेयर ऑफ इक्वेशन y बराबर 0 एंड y बराबर -7 हैज। अब एक बात बताओ, इसमें आपको बताना है कि ये इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो एक बात बताओ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अब आप ये देखो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो बराबर है, लेकिन c1 अपॉन c2 का रेशियो बराबर नहीं है। मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। और आप बखूबी जानते हो ये किसकी कंडीशन होती है, पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन। तो इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, द पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली रिप्रेजेंट। देखना ध्यान से, बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। ये x की वैल्यू a है, ये y की वैल्यू b है, जब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो a, b आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि पहले x को लिखते हैं बाद में y को लिखते हैं, तो इसलिए ये इंटरसेक्ट करेंगे a, b पर, a, b पर, गलती मत करना। अगला देखिए, द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू बतानी है फॉर विच द लाइन x बराबर 1 y बराबर 2 आर कॉन्कुरेंट। मतलब हमें ये बताना है कि अगर x की वैल्यू 1 है तो हमने x की वैल्यू 1 रख दी और y की वैल्यू 2 है, तो 2 2 जा 4 -2 बराबर 0, तो ये लाइन कॉन्कुरेंट लाइन होगी। तो इसलिए आप a की वैल्यू आप सॉल्व कर दीजिए। तो अभी आप क्या देखोगे, ये 20 है, ठीक है ना। तो देखो a स्क्वायर, 4 में से 20 घटाओगे -16, तो a स्क्वायर बराबर 16, तो a की वैल्यू जाएगी +-4, मतलब ऑप्शन सी सही है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, देखिए आप फटाफट। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, अब ट्रायंगल चैप्टर के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन कम लगते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मेन वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हर चैप्टर की वीडियो वहाँ एमसीक्यू क्वेश्चंस डले हुए हैं, आप उनको इजीली तरीके से वॉच करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 13 क्वेश्चन, इफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ सच दैट, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, ऐसे कि ट्वाइस ऑफ AB थ्राइस ऑफ DE। तो ऐसा करो DE को नीचे लेके आ जाइए, AB अपॉन DE इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा 3/2, 2 को इधर लेके आ जाइए। अब देखिए आपने BC की वैल्यू 6 दे रखी है और EF निकालना है। एक बात बताइए, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो आपने ये पढ़ा है कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में होता है। इट मींस व्हाट, AB का DE के साथ तो BC का, अब जब BC का रेशियो निकालोगे तो BC का रेशियो आएगा EF के साथ, ठीक है ना। अब BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, तो ये 6 दे रखी है और EF आपको निकालना है। तो देखो 3 से काट देना 2 बार और 2 दूनी 4, तो EF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखो, इफ E इज अ पॉइंट ऑन द साइड CA ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है और CA पर E इज अ पॉइंट ऑन द साइड CA, यहाँ कोई E, यहाँ पर कोई एक पॉइंट E है जो CA पर आता है, और वो जो है वो इस तरीके से है कि BE परपेंडिकुलर है। तो बच्चों अगर ये परपेंडिकुलर है तो आपको ध्यान रखना, मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूं जो मेन वीडियोस थी, कि आपको ध्यान रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल में, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड के स्क्वायर का सम 4 टाइम्स ऑफ मीडियन या एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तीनों साइड के स्क्वायर का सम मीडियन या एल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम्स ऑफ मीडियन या एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब देखो AB स्क्वायर साइड है, BC स्क्वायर साइड है, CA स्क्वायर साइड है, इसका स्क्वायर का सम 4 टाइम्स ऑफ मीडियन या एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC AD is perpendicular to BC,
आपने एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है जिसमें एडी परपेंडिकुलर डालनी है बीसी पर, तो यहाँ पर भी सेम फिनोमेना इस्तेमाल हो रहा है। आपको ध्यान रखना है कि किसी भी एक साइड, कोई भी एक साइड ले लो, थ्राइस ऑफ AB स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ऑफ AD स्क्वायर, या थ्राइस ऑफ BC स्क्वायर, या थ्राइस ऑफ AC स्क्वायर, तो ये 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर के बराबर होंगे, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। If DEF are the midpoint of the side AB, BC, C and AB, मतलब एक ट्रायंगल ABC, DEF are the midpoint of the side BC, CA and F। अब देखो इसको ज्वाइन कर दीजिए, एक छोटा ट्रायंगल बन गया। देन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल DEF, अब इसका उस पूरे के साथ रेशियो बताना है। तो ये चारों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, मतलब चारों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो इसका पार्ट एक काउंट करा जाएगा और ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो ये 1:4 आ जाएगा। मतलब बीच वाला ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल का कितने रेशियो में होगा, 1:4, तो इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल के इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल क्वेश्चंस के साथ। आप देखिए, देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन की तरफ। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC if AC इक्वल्स टू BC, देखो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें A हमें C पूछ रहा है और हमें AB जो है वह AC जो है वह BC के बराबर दे रखा है। तो देखो ये वाली साइड दोनों बराबर हैं और AB स्क्वायर बराबर है ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर के, मतलब ये जो हाइपोटेनियस साइड है ये बराबर है ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर के। क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है, आपको याद होना चाहिए। अगर इस तरीके की कंडीशन है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब चूंकि AC किसके बराबर है, BC के, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर एक साइड का स्क्वायर बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो इसका मतलब ऐसा कब होता है, जब ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो इसलिए यहाँ पर एंगल C कैसा हो जाएगा, आपका 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे सुनिए, इन अ रोम्बस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, वन ऑफ द डायगोनल इज 12, एक रोम्बस जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, जिसका डायगोनल जो है 12 है, तो 12 का आधा करोगे कितना हो जाएगा, 6। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये वाली वैल्यू 6 दे रखी है। अब चूंकि रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब इसके सामने वाली ये हाइपोटेनियस हो जाएगी, तो 10 का स्क्वायर 100 में से 6 का स्क्वायर 36 घटाओगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। तो ये वाली वैल्यू 8 आ गई, तो पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा, 8 2 16। 8 कैसे निकला, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आगे सुनो, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाइए ABC इफ AB इक्वल्स टू AC, और ये 25 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है, BC 14 है, और आपसे बोल रहे हैं देन द मेजर ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम A, यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया। एक बात समझोगे, जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात की जा रही हो, तो उस समय ये जो बीच में एल्टीट्यूड ड्रॉ की जाती है यही मीडियन भी होती है। तो इसलिए 14 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, 7 7, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, इस 25 के स्क्वायर 625 में से 7 का स्क्वायर 49 घटाओगे 576 बचेगा, जो 24 का स्क्वायर होता है। इसलिए एल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। ठीक है ना। एक बार फिर बता दूं, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये बीच में एल्टीट्यूड ही मीडियन की तरह बिहेव करेगा, इसलिए पाइथागोरस लगा के आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, मान के चलो ये ट्रायंगल ABC है, और आपसे बोल रहा है कि इफ AB 5 एंड AC इज 12, 5 दिस इज 12, इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, BC एंड AD इक्वल टू, और हमें AD की वैल्यू बतानी है। देखो ऐसा है, AD की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल A, सॉरी ये 90 डिग्री दे रखा है, ये ध्यान नहीं दिया, तो ये एंगल 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप BC की वैल्यू निकाल दोगे, कितनी आएगी, 13 सेंटीमीटर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको AD की वैल्यू बतानी है, तो आप ना एक बात हमेशा ध्यान रखना, चलो मैं बता देता हूं आपको। एक बात बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस कितना है 13, और हाइट कितनी है, हाइट है AD। अब एक बात बताओ, एक और बार मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दूं, इस बार बेस मेरा 5 है और हाइट मेरी 12 है, ये भी तो 90 डिग्री का एंगल है। तो आप
दो तरीके से इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओगे, एक बार ये 90 डिग्री और एक बार ऊपर वाला 90 डिग्री है। जब नीचे वाले को लगाओगे तो बेस BC होगा, और जब ऊपर वाले में 90 डिग्री में आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओगे तो हाफ इंटू 5 इंटू 12। अब देखो हाफ से हाफ कट गया, 12 पंजे 60, 13 उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी 60/13। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा 60/13। क्लियर है ना, AD की वैल्यू आ जाएगी 60/13, या फिर डायरेक्ट याद कर लेना 12 पंजे 60/13। ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट वैल्यूबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, देखिए आगे। देखो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है इफ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल एट बी, जिसमें बी वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो देखो ABC 90 डिग्री बना दिया। M एंड N आर द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है M और ये है N। आपसे बोल रहे हैं AN स्क्वायर, मतलब आपको ऐसे ज्वाइन करना है, और आपको CM स्क्वायर मतलब ऐसे ज्वाइन करना है, और 4 टाइम्स। तो देखो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप भले ये ना पढ़ के जाएं कि कैसे सॉल्व होंगे, लेकिन उनके क्वेश्चंस जरूर पढ़ के जाएं, स्पेशली ट्रायंगल चैप्टर के, क्योंकि प्रूफ अगर आएगा तो वो क्वेश्चन में से ही आएगा। अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को पढ़ रखा है, फील कर रखा है, तो आप बिना सॉल्यूशन के टिक लगा देंगे, जैसे एनसीईआरटी का एग्जांपल है। तो यहां ध्यान रखना है 4 टाइम्स ऑफ AN स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर होता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, तो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं पहले। देखो आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देना है कि एक ट्रायंगल ABC है, तो आपने एक ट्रायंगल ABC बना लिया ABC। आपसे बोल रहे हैं AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, AD है जो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। मीटिंग साइड BC एट D, इफ AB बाय 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, BC 12 सेंटीमीटर है, और व्हाट इज द लेंथ ऑफ BD, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है ना, हमें AC दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो देखो एक बात बताओ, हमें BD निकालना है। आप क्या करोगे, ये 12 है ना पूरा, तो इसको आपने x माना, तो ये कितना जाएगा 12 माइनस x। फिर एक बात सुनना मेरी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है, वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलती है कि आपने ये वाली बात रिमेंबर रखनी है कि अगर कोई लाइन एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो ध्यान से देखना, आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसका ये वाला साइड इस वाली साइड के साथ रेशियो में, मतलब 10/6, और इसका ये वाला साइड इस वाली साइड के रेशियो में प्रपोर्शन में होता है बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्लियर? अब सुनो, 2 से काटोगे 5 टाइम्स, 2 से काटोगे 3 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंजे 60, और 5 का x में 5x और 3x, 5 उधर चला जाएगा, तो 5 और 3 8x, तो 60/8, 8 7 56, 7.5। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 7.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, DE इज पैरेलल टू BC। देखो पूछने को आपसे ये भी पूछ सकता है, गलती मत कर देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और शायद ऐसे क्वेश्चन हमने प्रीवियस जो मेन चैप्टर वीडियो उनमें भी किए हैं। पढ़ना, ट्रायंगल की बहुत अच्छी वीडियो है, जरूर देखना। देखो इन फिगर DE इज पैरेलल टू BC, ये जो इसके पैरेलल है, AE इज 1/4, तो ऐसा करो AC को लेफ्ट में लेके आ जाओ, तो AE अपॉन AC इक्वल्स टू 1/4। ठीक है ना, इतना कर दिया हमने। अब आपसे बोल रहे हैं कि AB की वैल्यू 6 है, और हमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AD बताना है। तो एक बात बताओ, अगर ये पैरेलल है तो आप जानते हो इजीली तरीके से, लाइन पैरेलल होती हैं तो बाय BPT थ्योरम वो सेम प्रोपोर्शन में भी होती हैं। तो अगर मैं कहूं आपसे AE अपॉन AC इक्वल्स टू AD अपॉन AB होगा बाय BPT। AE अपॉन AC की वैल्यू कितनी है 1/4, और AD की वैल्यू हमें निकालनी है, और AB की वैल्यू कितनी है 6। तो अब इसको 6 को इधर ले जाओ, 6/4, तो 3/2, बोले तो 1.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी सही है। तो इस तरीके से बच्चों इस वीडियो में हमने 23 क्वेश्चन, प्रीवियस वीडियो में 35 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। ये वो क्वेश्चन है जो आपकी जो मेन प्लेलिस्ट है उस क्वेश्चंस के थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं, और कुछ कुछ उनसे रिलेट भी करते हैं, तो आपने वो भी देखना चाहिए, आपको ये भी देखना चाहिए। मैं बार बार आपसे कह चुका हूं, आपको एनसीईआरटी भी अच्छी तरीके से पढ़ लेनी चाहिए। आप ज्यादा की तरफ मत भागिए, जितना है उसको अच्छा करने का प्रयास करिए बस। पेपर बहुत नाजुक आने वाला है, पेपर बहुत सॉफ्ट आने वाला है। आप वहीं पर फंसेंगे जो आप पढ़कर गए होंगे लेकिन अच्छी तरीके से नहीं पढ़कर गए होंगे,
वहीं पर आपको फंसना है। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि न फंसे तो आप इस बात का ध्यान रखें, जो भी पढ़ रहे हैं उसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। आप 1000 प्रश्नों के पीछे मत भागिए, ठीक है ना। आप केवल 100 क्वेश्चन पढ़िए, मैं एज एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, लेकिन उनको अच्छा पढ़िए, ठीक है ना। कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, ठीक है ना। तो बच्चों अगली वीडियो में मिलते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए एनसीईआरटी प्लस के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ठीक है ना। और हो सके तो कमेंट कर देना। ओके।